हम लोग का लास्ट सेक्शन 19 तक हो गया था। अब हम लोग सेक्शन 20 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन 20 बोलता है, सेक्शन 20 बोलता है एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द अथॉरिटी। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो तीन पार्टनर थे, तीन पार्टनर थे। ये इसको मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट बोला था चेक करने के लिए। ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता था, ये मार्केटिंग करता था और ये रॉ मटेरियल परचेज करना चाहता था, ठीक है। अब ये जो बंदा है, ये पता क्या बोल रहा है कि हम रॉ मटेरियल भी परचेज करेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, एक अग्रीमेंट किया और अग्रीमेंट में पता क्या लिखा कि नहीं भैया, तुम ये पार्टनर सी है, तो हमने बोल दिया सी, जो पार्टनर सी है सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करेगा और कोई काम नहीं करेगा। जो पार्टनर ए है वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, जो पार्टनर बी है वो मार्केटिंग का काम करेगा। तो अपने क्या किया, अग्रीमेंट करके, अग्रीमेंट के थ्रू किसी की जिम्मेदारी को कम कर सकते हैं या किसी की जिम्मेदारी को बढ़ा सकते हैं। या अपने अग्रीमेंट करके बोले कि जो पार्टनर ए है वो बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाएगा और साथ ही साथ वो गल्ले में बैठेगा, मतलब दुकान में बैठेगा। जो पार्टनर बी है वो मार्केटिंग के साथ साथ जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स है, जैसे कस्टमर का डिस्प्यूट है, कस्टमर से बात करना, ठीक है, ये सब भी संभालेगा। और जो सी है, सी को बोले भैया रॉ मटेरियल तुम ही परचेस करोगे, कल को लोन वगैरह लेना रहेगा तो तुम ही मार्केट में जाओगे, लोन लेकर आओगे। तो अग्रीमेंट के थ्रू, अग्रीमेंट के थ्रू हम लोग किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर सकते हैं। यही बात यहाँ लिखा हुआ, पार्टनर्स कैन रिस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड ईच अदर अथॉरिटी बाय द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के थ्रू वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। इफ थर्ड पार्टी नो अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, फर्म इज नॉट लाइबल। अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, फर्म इज नॉट लाइबल। सर एग्जांपल दीजिए ना इसका, इसका एग्जांपल बहुत मस्त दे रहा हूं, ध्यान सुनना। मान लो ये वन ऑफ द पार्टनर है, ये वन ऑफ द पार्टनर है, ठीक है। इसको हम लोग बोले थे कि भाई तुम कैश रिसीव नहीं कर सकते, जो भी दुकान में कैश आएगा तुम रिसीव नहीं कर सकते। हम लोगों ने इसको जिम्मेदारी दिया था कि तुम रॉ मटेरियल परचेज करो, तुम सारा काम करो, बट तुम कैश रिसीव नहीं कर सकते थे। और ये कस्टमर है ना, ये जो कस्टमर है ये जानता था कि ये जो मिस्टर सी हैं, जो मिस्टर सी हैं वो कभी भी कैश रिसीव नहीं करेंगे। ये बात ये कस्टमर जानता था। जानने के बावजूद भी अगर ये बंदा सी के हाथ में कैश रख देता है कि लीजिए सामान के बदले इतना कैश हुआ है, ठीक है, सामान के बदले इतना कैश हुआ है, तो इस केस में अगर सी अगर पैसा नहीं देता है फर्म को, सी अगर पैसा नहीं देता है बिजनेस को, तब तो ये क्या बोलेंगे, मान लो जो बी है जो कैश संभालता था, तो इसके पास तो कैश आया नहीं, तो ये इनके पास गया, कस्टमर के पास गया, बोला भैया आपका कैश बाकी, चलिए आप कैश निकालिए। तो ये क्या बोल रहे, हम तो सी को दे दिए थे। तो बी बोला है कि आप तो जानते थे ना, आप तो जानते थे ना कि सी के पास जिम्मेदारी नहीं है कैश रिसीव करने का। जानने के बावजूद भी अगर आपने सी को दिया है तो ये आपकी गलती है, फर्म की गलती नहीं है। हमारे लिए तो आप अनपेड माने जाओगे, चलिए कैश निकालो। यही बात यहां लिखा है कि अगर थर्ड पार्टी को पता है रिस्ट्रिक्शन के बारे में, थर्ड पार्टी कौन है, कस्टमर, कस्टमर जानता था कि पार्टनर सी कैश रिसीव नहीं कर सकता, उसके बाद भी उसने पार्टनर सी को कैश दे दिया, फर्म इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। बोलो ना, ये लाइन समझ में आया? भूमिका, शोभिक, अदर्स, बाकी लोग बताओ, ये जिम्मेदारी, ये लाइन समझ में आया तुम लोग को? शोभिक बताना बाबू, समझ में आया लाइन? जल्दी बोल बाबू, ले पढ़ाना है। भूमिका समझ में आया आपको? शोभिक आपको? बाकी लोग बताओ, टेक्स्ट करके बता दो या ओरल के थ्रू बताओ। ओके ओके, नेक्स्ट बताओ, इमरजेंसी पावर, सेक्शन 21। पार्टनर कैन एक्ट इन इमरजेंसी टू सेव द फर्म लॉस लाइक ए प्रूडेंट पर्सन वुड डू फॉर हिमसेल्फ। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये ये अपना ऑफिस है, ऑफिस है, ठीक है। अब ये पार्टनर था, अचानक से ऑफिस में आग लग गया, तो आग को बुझाने में पार्टनर का जो भी खर्चा हुआ है फर्म को देना पड़ेगा। यही बात बोला कि पार्टनर
इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी खर्चा कर रहा है फर्म को बचाने के लिए, फर्म को लॉस ना हो जाए उसको बचाने के लिए, जो भी अपने पॉकेट से खर्चा किया है, बाद में जब आग बुझ जाएगी तो सारे के सारे पार्टनर मिल करके इसका जो खर्चा हुआ है उसको कंपनसेट करेंगे। अ पार्टनर कैन एक्ट इन इमरजेंसी टू सेव द फर्म लॉस लाइक अ प्रूडेंट। समझ गए ना? पार्टनर्स स्टेटमेंट बाइंड द फर्म, सेक्शन 23। इफ ए पार्टनर गिव्स एनी स्टेटमेंट इन द बिजनेस इट बाइंड द फर्म। अगर पार्टनर कुछ भी बोलता है, पार्टनर बोलता है किसी को कि हम आपको सामान बेचेंगे, तो मान लिया जाएगा पार्टनर नहीं फर्म बोल रहा है, क्योंकि पार्टनर की जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? फर्म लेगा। या तो हर एक पार्टनर अपने आप में एजेंट है और हर एक पार्टनर अपने आप में क्या है? प्रिंसिपल भी है। तो एक पार्टनर कुछ भी बोलेगा, मान लिया जाएगा सबने बोला है। नोटिस टू वन, नोटिस टू फर्म। If the working partner receive any business related notice, it is treated as the notice to would be firm। अगर मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक पार्टनर को नोटिस दिया, मान लो इसको नोटिस दिया, तो मान लिया जाएगा ये नोटिस सिर्फ पार्टनर को नहीं मिला, सबको मिला है, पूरे बिजनेस को मिला है, पूरे फर्म को मिला है, क्योंकि सारे पार्टनर को फर्म बोलते हैं ना। आप अगर सारे पार्टनर को मिला दोगे, याद है कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर, याद आ रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर विल बी फर्म, तो सारे पार्टनर को मिला दोगे तो वो फर्म हो जाएगा। तो एक पार्टनर को बिजनेस रिलेटेड कोई भी नोटिस मिलेगा, माना जाएगा पूरे के पूरे पार्टनर को मिला है, पूरे बिजनेस को मिला है, पूरे फर्म को मिला है। पार्टनर्स लायबिलिटी सेक्शन 25 से 27 की बात हो रही है। लायबिलिटी ऑफ ए फर्म्स एक्ट, ऑल पार्टनर्स आर ज्वाइंटली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन इन द फर्म नेम ड्यूरिंग द टाइम। मतलब ये अगर मान लो ABC ये 3 पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर ज्वाइंटली और इंडिविजुअली तीनों लाइबल हैं। कोई मान लो ABC 3 पार्टनर थे, तीनों मिलकर के बैंक लोन लिए, तीनों मिलकर के बैंक लोन लिए, तो ये ज्वाइंटली भी लाइबल है, सेपरेटली भी लाइबल है। ज्वाइंटली मतलब तीनों मिल करके भरेंगे, ये जो बैंक लोन है तीनों मिल करके भरेंगे। सर ए नहीं भर पाएगा सर, उसका स्थिति बहुत खराब है, तो बी भरेगा, बी और सी दोनों भरेगा। सर बी नहीं भर पाएगा सर, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो सी भरेगा। समझ गए ना? तो अगर कोई भी फर्म जितना भी ट्रांजैक्शन कर रही है, फर्म जितना भी ट्रांजैक्शन कर रही है, हर एक ट्रांजैक्शन का जिम्मेदारी सारे के सारे पार्टनर लेंगे कलेक्टिवली और इंडिविजुअली भी लेंगे। एग्जाम्पल, आपने बैंक लोन लिया, 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर ने बैंक लोन लिया, ABC तीनों मिलकर के बैंक लोन लिया, तो A भी जिम्मेदार है, B भी जिम्मेदार है, C भी जिम्मेदार है और तीनों भी जिम्मेदार हैं, तो तीनों मिलकर के बैंक लोन भरेंगे। लेट से A इंसॉल्वेंट हो गया, तो B और C मिलकर के भरेंगे। सर B तो मर गया, तो बचा कौन? C, तो C अकेला बैंक लोन भरेगा। इसी को बोलते हैं ज्वाइंटली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल। और फुल्ली समझ में आ गया होगा आपको। फर्म लाइबल टू पार्टनर्स रॉन्ग एक्ट, अगर कोई पार्टनर कोई गलत काम करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी किसको लेना पड़ेगा? फर्म को लेना पड़ेगा। फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टनर्स रॉन्ग एक्ट इफ डन इन रेगुलर बिजनेस और विथ परमिशन। मतलब एक पार्टनर है, इसने कस्टमर के साथ बदतमीजी किया, तो इसकी जिम्मेदारी पार्टनर भी लेगा और फर्म भी लेगा। यही बात लिखा है कि फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टनर्स रॉन्ग एक्ट। अब मान लो एक पार्टनर है जिसको हम लोग बोले थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट तुम मेंटेन करना, ये भाई साहब गलत बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इनकम को छुपा रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो जब रेड पड़ेगी तो सिर्फ इनके ऊपर रेड नहीं पड़ेगी, सबके ऊपर रेड पड़ेगी, पूरे फर्म पर रेड पड़ेगी। तो अगर एक भी पार्टनर गलत काम करता है तो सिर्फ ये जिम्मेदारी उसकी नहीं है, सारे के सारे पार्टनर उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, पूरी की पूरी फर्म उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं फर्म लाइबल फॉर पार्टनर्स रॉन्ग एक्ट। इसके पीछे लॉजिक है ना भाई, हम लोग 3 पार्टनर है तो हम लोग एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा सही काम भी माना जाएगा, आप उसमें आपका कंसेंट है, मेरे सही काम में भी बाकी लोग का कंसेंट है, मेरे गलत काम में भी बाकी पार्टनर का कंसेंट है। तो जब गलत काम होगा तब भी सब जिम्मेदार है और सही काम होगा तब भी सब जिम्मेदार है। ठीक है। फर्म लाइबल फॉर द मनी मिसयूज्ड, इफ ए पार्टनर मिसयूज मनी रिसीव्ड इन द बिजनेस और बाय फर्म द फर्म इज लाइबल। ठीक है, मान लो एक कस्टमर है, उसने पेमेंट कर दिया था पार्टनर को,
अब ये पार्टनर क्या कर रहा है, उसने बिजनेस में दिखाया नहीं, तो कस्टमर के पास तो पेमेंट का रिसीव होगा। तो फर्म ये नहीं बोल सकती या बाकी पार्टनर ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं पैसा तो नहीं रिसीव हुआ। कस्टमर तो बोलेगा देखो भैया हम पेमेंट किए थे, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट ले लो, हम आपको पार्टनर को पैसा दे दिए थे। और आपके यहाँ कैश कैश कौन रिसीव करता मुझे क्या पता, हम तो जानते थे ये बिजनेस में बैठता, हम इसको पेमेंट कर दिया, ये तो आपका पार्टनर है। तो इस केस में फर्म ये नहीं बोल सकती कि नहीं 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 हम तो नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा भाई। इफ ए पार्टनर मिस यूज द मनी रिसीव्ड इन द बिजनेस और बाय द फर्म, कस्टमर ने पार्टनर को पेमेंट किया था, पार्टनर वो पैसा बिजनेस में ना डाल करके अपने घर लेके चला गया, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज कर लिया, तो फर्म को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। फर्म ये नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं हमारा पार्टनर तो धोखेबाज निकल गया, पैसा नहीं दिया। भाई आपका पार्टनर आप समझो, इसमें कस्टमर का क्या प्रॉब्लम, कस्टमर का क्या रोल है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ट्रांसफरिंग द पार्टनर शेयर। अब एक पार्टनर है ना, वो अपना प्रॉफिट को शेयर करना चाहता है, एक पार्टनर है अपने प्रॉफिट को शेयर करना चाहता है, ठीक है। सर एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 पार्टनर थे ना, मान लो ए है, बी है, सी। अब जो ए है इसको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, ये बोल रहा है कि हमको ना दे करके डी को दे दो, इसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर बट ट्रांसफरी कैन नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस। ए जो पार्टनर ए है वो अपना प्रॉफिट अपना प्रॉफिट डी को ट्रांसफर कर सकता है। ए अपने हिस्से का प्रॉफिट डी को ट्रांसफर कर सकता है, पर जो डी है वो बिजनेस में आकर के ये नहीं बोलेगा चलो चलो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ। भाई डी कौन होता है, ए को जो प्रॉफिट मिला, ए वो प्रॉफिट अपने पास रखे या रास्ते में फेंक दे या नाली में फेंक दे, गंगा जी में फेंक दे, जहां फेंके क्या फर्क पड़ता है। तो एक पार्टनर अपने हिस्से का प्रॉफिट किसी को ट्रांसफर कर सकता है, पर जिसको ट्रांसफर किया, ए ने किसको ट्रांसफर किया था, डी को, तो डी के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो बिजनेस में आए और बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे, बिकॉज डी पार्टनर नहीं है। पार्टनर कौन है, ए है। ए के पास पावर है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे, वो सारा हिसाब उसाब चेक करे, पर डी के पास कोई पावर नहीं है। तो ट्रांसफरी कैन नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस, यही बात यहां लिखा हुआ। ही कैन गेट ओनली प्रॉफिट, डी को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। कैन सी अकाउंट ओनली आफ्टर द फर्म डिसॉल्व। अच्छा मान लो ए बी और सी, तो ए ने पहले ही बोल दिया था कि मेरा जो भी हिस्सा होगा डी को दे देना। ए ने बी और सी को, ध्यान सुनना, ए ने बी और सी को बोल दिया था कि जो भी मेरे हिस्से का प्रॉफिट होगा तुम लोग डी को दे देना। तो जब तक फर्म चल रही है, जब तक बिजनेस चल रहा है, तब तक डी के पास पावर नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे। लेकिन अगर बिजनेस का वाइंडिंग अप हो गया, बिजनेस बंद हो रहा है, मतलब बंद हो गया, अगर फर्म डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, पार्टनरशिप खत्म हो गई, तब डी के पास पावर है, वो जाकर के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। लेकिन जब तक फर्म ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रही है, जब तक फर्म बिजनेस को कंटिन्यू कर रही है, तब तक डी के पास पावर नहीं है, थर्ड पार्टी के पास पावर नहीं है कि वो जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे, ठीक है। तो क्या इसका पूरा सेक्शन 29 का क्रक्स क्या निकला कि एक पार्टनर अपना जो प्रॉफिट है दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, जिसके साथ शेयर किया उसके पास पावर नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे, या उसके पास पावर नहीं है कि मैनेजमेंट में आकर डिसीजन ले, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा ले सकता है। लेकिन अगर एक बार बिजनेस बंद हो गया तो जिसको प्रॉफिट मिलता था उसके पास पावर आ गई है कि वो आकर बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। माइनर इन पार्टनरशिप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माइनर फुल पार्टनर नहीं बन सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है। माइनर कभी भी फुल पार्टनर नहीं बन सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी, इसको एक्चुअल में बेनिफिशियरी पार्टनर बोलते हैं, वो सिर्फ बेनिफिशियरी ले सकता है, प्रॉफिट ले सकता है। उसका राइट क्या क्या है, माइनर बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, और माइनर को अगर उसका प्रॉफिट नहीं मिला, अगर माइनर को उसका प्रॉफिट नहीं मिला तो वो केस कर सकता है बाकी पार्टनर के ऊपर में, समझ गया। माइनर को वही बोला, मतलब बच्चा समझ के क्या करोगे, छोड़ देगा। मतलब अगर किसी को लग रहा है अरे बच्चा है क्या कर लेगा, लॉ बोलता है कि बच्चे को तुमने पार्टनर बनाया है तो प्रॉफिट दो, अगर तुमने प्रॉफिट नहीं दिया तो बच्चे के पास पावर आ जाएगा कि तुम्हारे ऊपर केस ठोक दे। तो माइनर कैन सू, बोला ना, माइनर कैन सू फॉर द शेयर ओनली आफ्टर लिविंग।
जब वो पार्टनर छोड़ मतलब जब वो छोड़ करके जा रहा है और उसके हिस्से का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो केस कर सकता है। लायबिलिटी क्या है? नो पर्सनली लायबिलिटी। माइनर ना पर्सनल लाइबल नहीं है। नॉर्मली देखना जो पार्टनर होते हैं वो पर्सनली भी लाइबल होते हैं। पर्सनली लाइबल का मतलब क्या है कि जब बिजनेस बंद हुआ, मान लो 50 लाख का लोन था, 50 लाख का लोन था, ठीक है, बिजनेस बंद हुआ, एसेट को बेचा गया, एसेट बेच करके आया 30 लाख, तो 50 में से 30 लाख का लोन चला गया, बचा कितना? 20 लाख का लोन। तो पार्टनर ये 20 लाख का लोन अपने अपने घर से लेकर आएगा, इसको बोलते हैं पर्सनल लाइबल। बट माइनर इस केस में पर्सनल लाइबल नहीं है। हाँ, एसेट बेचा जाएगा, एसेट बेच करके लोन चुकाया जाएगा। तो जैसे सब लोग, क्योंकि जब एसेट बिकेगा तो एसेट का जो पैसा आएगा सबके नाम पे आएगा, सारे पार्टनर के नाम पे आएंगे। तो एसेट बेच करके जो पैसा आ रहा है वो माइनर के नाम पे भी आएगा। तो माइनर, जैसे सब लोग एसेट बेच करके लोन चुका रहे हैं, वैसे माइनर के हिस्से में जो भी पैसा आ रहा है एसेट के नाम पे वो भी लोन में लग जाएगा। बट माइनर पर्सनल लाइबल नहीं है, लेकिन जो मेजर पार्टनर है जो 18+ है वो पर्सनली भी लाइबल है पेमेंट करने के लिए, अगर कोई लाइबिलिटी है तो। ओनली ही शेयर यूज इन द फर्म डेट, बोले ना, जब एसेट बेचा जाएगा तो सारे पार्टनर के नाम पे आएगा। तो मान लो एक पार्टनर था माइनर, ये माइनर वाला पार्टनर है, तो जो भी पैसा आ रहा है सबके नाम पे आ रहा है, क्योंकि एसेट बेच करके जो पैसा आएगा किसी एक के नाम पे तो आएगा नहीं, पूरे फर्म के नाम पे आएगा। तो फर्म में माइनर भी तो है, तो उसके नाम पे भी आ रहा है, तो उसके हिस्से का प्रॉफिट भी यूज किया जाएगा लोन खत्म करने में। समझ गया? माइनर के हिस्से माइनर के हिस्से का नाम माइनर के नाम पे जो पैसा आ रहा है उसको भी अपने यूज कर लेंगे लोन को खत्म करने के लिए, डेट को खत्म करने के लिए। ये वाला पॉइंट समझा तुम लोग? एक बार बताओ ना, ये वाला समझा पॉइंट तुम लोग? भूमिका, सोविक, अनीशा, आशीष, सुस्मिता, अदर्स में जितने लोग, मैं बताओ, नाम शो नहीं कर रहा स्क्रीन पे, बताओ ना ये वाला पॉइंट समझा तुम लोग? लाइव स्टूडेंट? हाँ भूमिका? अच्छा, बाकी लोग सुनो। मान लो ये एसेट है, एसेट को बेचा गया 10 लाख रुपया में। ये जो 10 लाख रुपया आ रहा है किसके नाम पे आ रहा है? फर्म के नाम पे आ रहा है। फर्म में 4 पार्टनर थे इंक्लूडिंग माइनर। ये जो 10 लाख रुपया आया है तो सबके नाम पे आया ना? बोलो भूमिका, बोलिए तो इसमें तो देखा जाए तो सबका हिस्सा है। पार्टनर ए का भी है, पार्टनर बी का भी है, पार्टनर सी का भी है, और पार्टनर जो माइनर है उसका भी है। तो ये 10 लाख रुपया यूज किया जाएगा लोन को खत्म करने के लिए, डेट को खत्म करने के लिए। अब समझे? आप ऐसे समझो कि अगर लोन चुकाना है, मान लो बिजनेस बंद हो रहा है, लोन चुकाना है, तो जो पार्टनर के हिस्से में प्रॉफिट था या पार्टनर को एसेट बेच करके जो मिल रहा है, वो सारे के सारे हिस्से को, सारे के सारे पैसे को हम लोग लोन को खत्म करने में यूज कर रहे हैं। वैसे ही माइनर के हिस्से में जो आएगा उसको भी अपने यूज करेंगे लोन को खत्म करने में। वन ऑफ द एसेट है बिजनेस का, तो जब इसको बेचा जाएगा तो पैसा आएगा, तो पैसा किसी एक के नाम पे तो नहीं आएगा, सारे के सारे पार्टनर के नाम पे आएगा, तो माइनर के नाम पे भी आएगा। तो ये जो भी पैसा आ रहा है इस पूरे पैसे को अपने यूज करेंगे लोन को खत्म करने में, यही बात बोला जा रहा है कि माइनर के हिस्से को आप यूज कर सकते हो, कि माइनर के नाम पे जो पैसा आ रहा है उसको आप यूज कर सकते हो लोन को खत्म करने में। बट बाकी पार्टनर पर्सनल भी लाइबल होंगे। मान लो सारा एसेट बेच करके पैसा कम आया तो पार्टनर लोग अपना घर से लाएगा, बट माइनर अपने घर से नहीं लाएगा, बिकॉज वो बच्चा है, वो अपने घर से नहीं लाएगा, बाकी पार्टनर अपने घर से लाएंगे। ठीक है? हाँ, क्या भूमिका? पर्सनल लाइबल नहीं, प्रॉफिटेबली लाइबल है कि जितना उसके हिस्से का प्रॉफिट आता था वही लाइबल होगा लोन चुकाने में, बाकी पर्सनल लाइबल नहीं होगा। अभी क्लियर हुआ ना? अच्छा, माइनर ना जब 18 साल का हो जाएगा तो उसके पास 6 महीने का टाइम मिलता है डिसाइड करने के लिए कि अब वो कंटिन्यू पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेगा या उसको लीव करेगा। अगर वो डिसाइड करता है कि नहीं नहीं, अब हम मेजर हो गए और पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे, तब तो वो मेजर हो गया, तो अब उसको फुल लाइबिलिटी लेना पड़ेगा। फुल लाइबिलिटी का मतलब वो
प्रॉफिटेबल भी लाइबल है और पर्सनल भी लाइबल है। तो अगर एक बच्चा बड़ा हो गया तो उसको 6 महीने का टाइम मिलता है ये सोचने के लिए क्या वो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, क्या वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेगा। इफ यस, अगर वो बिजनेस को पर्सनली कंटिन्यू कर रहा है, पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहा है, तो वो पर्सनल भी लाइबल है और प्रॉफिटेबल भी, मतलब हर तरीके से वो लाइबल है, उसको बोलते हैं फुल लाइबिलिटी। बट अगर क्विट कर गया तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। पार्टनर्स कमिंग इन गोइंग आउट, न्यू पार्टनर सेक्शन 31। अगर कोई भी नया पार्टनर आएगा तो सारे के सारे पार्टनर का इच्छा होना चाहिए, सारे के सारे पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए, और जिस दिन वो आया उस दिन से उसकी जिम्मेदारी चालू होगी। लाइबल ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग या अनलेस अग्रीड। अग्रीड का मतलब क्या है, अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि तुम मान लो वो आ रहा है 1 जुलाई को, मान लो 1 जुलाई को आ रहा है, तुमने उसको बोला सुन ना बाबू, तुम 1 जुलाई नहीं, तुम 1 अप्रैल से जिम्मेदारी लो। तो अब पार्टनर को, ये जो नया पार्टनर आ रहा है, अब ये बोलता नहीं नहीं हम तो 1 जुलाई से ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई से ही मानेंगे, तो वो 1 जुलाई से होगा। लेकिन अगर इसको ऑफर दिया गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी 1 जुलाई से नहीं होगी, 3-4 महीना पहले से होगी, मतलब 1 अप्रैल से होगी, और ये अग्री कर लिया, तब 1 अप्रैल से माना जाएगा। बट नॉर्मली लॉ यही बोलता है कि जिस दिन नया पार्टनर आया उसकी जिम्मेदारी उसी दिन से चालू होगी, ना कि उसके पहले वाले ट्रांजैक्शन के लिए। अगर वो 1 जुलाई से ज्वाइन कर रहा है तो 1 जुलाई से लेकर के फ्यूचर में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे फ्यूचर में, वो सबकी जिम्मेदारी उठाएगा, पर 1 जुलाई के पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी जिम्मेदारी वो नहीं उठाएगा। रिटायरमेंट सेक्शन 32 रिटायरमेंट आ गया। विद द कंसेंट अग्रीमेंट और नोटिस और एट विल, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका कंसेंट तो होना चाहिए कि भाई हम जा रहे हैं, प्लस अगर वो एक्टिव पार्टनर है तो वो एक पब्लिक नोटिस दे करके जाएगा। स्टिल लाइबल टू थर्ड पार्टी, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए कि अगर कोई एक्टिव पार्टनर जा रहा है और उसने गांव को नहीं बताया, पब्लिकली ढिंढोरा नहीं पीटा, तो जब तक वो ढिंढोरा नहीं पीटेगा तब तक वो जिम्मेदार रहेगा। मानते हैं वो रिटायर हो गया, फिर भी उसका धर्म है लोगों को बताए। अगर वो नहीं बताता है तब वो, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, जब तक वो पब्लिकली नोटिस नहीं देगा, तब तक वो जिम्मेदारी लेगा। एग्जाम्पल, एक पार्टनर था, उसने 2024 में ही छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन ढिंडोरा नहीं पीटा, और बिजनेस 2025-26 तक चल रहा है। ये थोड़ी बोला जाएगा कि भैया तुम यहाँ रिटायर हो गए तो इसका जिम्मेदारी नहीं लोगे, नहीं, लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम 2024 में गए थे तो तब तुम पब्लिकली नोटिस दो ना भाई। अगर तुम कलकत्ता में पार्टनर थे तो बंगाली न्यूज़पेपर में लिखवाओ, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर में लिखवाए। अगर तुमने न्यूज़पेपर में लिखवा दिया तो जिस दिन तुम छोड़ के गए तुम्हारी जिम्मेदारी उसी दिन से खत्म। लेकिन अगर तुम छोड़ के गए और बताए नहीं तो तुम्हारे जाने के बाद बिजनेस जितना भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन करेगा, हर एक ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी तुमको लेनी पड़ेगी, बिकॉज तुम नहीं बताए हो। पब्लिक को सपना थोड़ी आएगा तुम छोड़ के चले गए हो। जब तक तुम पब्लिक को नहीं बताओगे, पब्लिक को तो यही लगेगा तुम पार्टनर हो, तो जब पब्लिक केस ठोकेगी सबके ऊपर ठोकेगी। तुम जाकर फिर गाना मत गाना हम तो रिटायर हो गए, हमको क्या पता मेरे जाने के बाद क्या हो रहा है। हाँ, तो बताना चाहिए था तुमको, तुम नहीं बताए हो तो चलो कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतना पड़ेगा। तो स्टिल लाइबल टू द थर्ड पार्टी अंटिल द पब्लिक नोटिस गिवन। अगर पब्लिक नोटिस दे देगा, जिस दिन पब्लिक नोटिस दिया वहां से लायबिलिटी खत्म। जब तक नहीं देगा तब तक लायबिलिटी बनते रहेगा। सर वो रिटायर हुआ था 24 में, अभी 2030 चल रहा है, हाँ तो पूरे 6 साल का, और नोटिस नहीं दिया था तो पूरे 6 साल का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा उसको। अच्छा सर, अगर 2030 में आकर के बोल दिया, हाँ ठीक है, 30 के बाद से नहीं होगा, लेकिन 2030 तक नहीं बोला था तो 2030 तक में कंपनी ने, फर्म ने जो भी ट्रांजैक्शन किया, हर एक ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जिस दिन पब्लिक नोटिस दे दिया उस दिन से जिम्मेदारी बंद। एक्सपेंसल का मतलब होता है पार्टनर को लात मार के भगा दिया गया, ठीक है। अलाउड ओनली इफ पावर एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके अग्रीमेंट में लिखा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को आपके अग्रीमेंट में लिखा है कि हम पार्टनर को निकाल सकते हैं तो निकाल दो,
लेकिन अगर पार्टनर, अगर अग्रीमेंट में लिखा कि नहीं नहीं कोई एक दूसरे को नहीं निकाल सकता, तब तो नहीं निकाल पाएगा। पावर एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग जब पार्टनरशिप डीड बना रहे थे तो वहां पे लिख दिए थे कि अगर कोई गलत काम करते पकड़ा गया, अगर कोई पार्टनर गलत काम करते वक्त पकड़ा गया, या उसका इंटेंशन अब बिजनेस के हित में नहीं है, बिजनेस के लिए प्योर नहीं है, तो हम लोग बाकी पार्टनर के पास पावर रहेगा उसको निकालने का। अगर ये बात अग्रीमेंट में लिखा है तभी आप एक पार्टनर को निकाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। तो अगर बाकी पार्टनर के पास पावर है कॉन्ट्रैक्ट में, तभी वो दूसरे पार्टनर को निकाल सकता, अदरवाइज नहीं निकाल सकता। ऑब्वियसली जब पार्टनर को निकालोगे तो मेजोरिटी होनी चाहिए। मेजोरिटी समझते हो ना, कि सबकी कम से कम मान लो 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर है तो 10 का मेजोरिटी क्या होता है, 6। कम से कम 6 लोग एग्री होना चाहिए पार्टनर को निकालने के लिए। डन इन गुड फेथ। आपने जो पार्टनर को निकाला वो गुड फेथ में निकाला। ऐसा थोड़ी है कि आपने एक दिन उसको खाने पे बुलाया, वो आने से मना कर दिया, तो ठीक है अब तेरे को तो बिजनेस में नहीं रहने देंगे। या आपने उससे कुछ हेल्प मांगा, सामने वाला हेल्प नहीं कर पाया तो आपको गुस्सा आ गया, अच्छा तू मुझे मना कर दिया, अब तेरे को पार्टनरशिप में नहीं रहने देंगे। ये सब तो पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर की वजह से आप किसी भी पार्टनर को नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर वो गलत काम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तब आप निकालिए उसको, बिकॉज फ्रॉड कर रहा है तो उसका रहना बिजनेस के लिए खतरनाक है, तब आप उसको निकालिए। फ्रॉड किया हुआ पार्टनर को अगर आप निकालते हो तो आपने उसको गुड फेथ में निकाला, क्योंकि अगर आप नहीं निकालते पूरा का पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाता। लेकिन पर्सनल इश्यूज के वजह से, जैसे घर पे क्या होता है, मान लो बड़े पापा, मान लो चाचा हैं और पापा हैं, दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे हैं। अब इधर पे घर में चाची मम्मी सब में लड़ाई हो रही है, तो अब इनके वजह से अगर पार्टनरशिप एंड हो रहा है, तो पर्सनल इशू है। पर्सनल इशू की वजह से आप पार्टनरशिप को एंड नहीं कर सकते, या पर्सनल इश्यूज की वजह से आप किसी दूसरे पार्टनर को नहीं निकाल सकते। जब भी आप किसी पार्टनर को निकालोगे तो गुड फेथ में ही निकालोगे, ठीक है। इंसॉल्वेंट पार्टनर सेक्शन 34 सीज टू बी पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ कोर्ट ऑर्डर। जिस दिन ये पार्टनर था, जिस दिन कोर्ट ने बोला भैया ये इंसॉल्वेंट, उस दिन से ये इंसॉल्वेंट पार्टनर कहलाएगा। जिस दिन से कोर्ट ने बोला, जैसे मैं अपने आप को इंसॉल्वेंट बोल रहा हूं, नहीं माना जाएगा जब तक कोर्ट ना बोले। कोर्ट ने अगर अभिषेक पांडे को बोल दिया कि अभिषेक पांडे नाउ यू आर इंसॉल्वेंट, तो जिस दिन ऑर्डर पास किया गया इंसॉल्वेंसी उसी दिन से माना जाएगा। समझ गया मेरा बात? वही बोला सीज टू बी पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। आप इंसॉल्वेंट पार्टनर तभी कहलाओगे जिस दिन कोर्ट ऑर्डर मिल गया। और वैसे भी अगर आप एक बार इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब तो आप पार्टनर तो रहेंगे नहीं, क्योंकि इंसॉल्वेंट का मतलब ही हो गया आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो उस दिन से आपकी जो पार्टनरशिप वो खत्म हो गई। जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस दिन से आप पार्टनर नहीं है, उस दिन से आप एक इंसॉल्वेंट पार्टनर हो गए, और इंसॉल्वेंट पार्टनर बिजनेस नहीं कर सकता। तो जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उस दिन आपकी पार्टनरशिप खत्म, आप बिजनेस से आउट, और आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यही बात लिखा गया सेक्शन 34 में। नॉट लाइबल आफ्टर डेट, वो ऑब्वियसली अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो अब वो पार्टनर तो है नहीं, अब वो पार्टनर भी नहीं है, और उसके जाने के बाद अगर बिजनेस कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, फर्म कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है। डेथ ऑफ पार्टनर सेक्शन 35 फर्म एंड अनलेस द एग्रीमेंट सेज अदरवाइज। नॉर्मली रूल तो यही है कि अगर कोई पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप को बंद कर दो, बट हमारे एग्रीमेंट में अगर ये लिखा गया है कि नहीं नहीं, कोई अगर मरता है तो उसके जगह पे नया आ जाएगा, पर पार्टनरशिप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, तब तो चलते रहेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है किसी भी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो पार्टनरशिप खत्म, तो फिर खत्म करना पड़ेगा। समझ गया ना? ऑब्वियसली बात, कोई भी पार्टनर अगर मर गया तो उसके मरने के बाद वो थोड़ी जिम्मेदारी लेगा। अरे भाई लॉजिकल है ना, अगर कोई पार्टनर है वो मर गया, ठीक है, अब वो मरने के बाद थोड़ी कोई जिम्मेदारी लेगा। आप कहाँ से लेकर आओगे उसको कि चलो चलो तुम लोन भरो, बेचारा मर गया है, मर गया, उससे क्या तुम लोन भरवाएगा।
तो उसके मरने के बाद उसकी सारी, भाई वैसे भी मरने के बाद तो जीवन की सारी जिम्मेदारी खत्म, फिर जाओ। तो वही बात यहाँ लिखा हो कि कोई पार्टनर अगर मर गया तो मरने के बाद अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना तो कोई फ्यूचर में वो लाइबल है। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर सेक्शन 36 से 37 की बात हो रही है। पहला, कंपीटिंग कंपीटिंग बिजनेस। पहला, कैन स्टार्ट सेम बिजनेस बट कैन नॉट यूज द फर्म नेम, कैन नॉट मिसलीड द कस्टमर, कैन नॉट कॉल फर्म्स ओल्ड कस्टमर। ठीक है, मतलब अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कोई पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है, मान लो हमारे बिजनेस का नाम था ABC फर्म, अब ये बी है ना, वो छोड़ के जा रहा है। जब वो छोड़ के जा रहा है तो सेम नाम नहीं यूज कर सकता, ABC सेम नाम वो नहीं यूज कर सकता। ABC फर्म के जो कस्टमर हैं उनको ये बी कॉल नहीं कर सकता, नहीं नहीं इसके पास मत जाओ, हम सस्ता में सामान बेच देंगे, नहीं। तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो सेम बिजनेस स्टार्ट तो कर सकता है, बिजनेस वो सेम स्टार्ट कर सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि मान लो ABC मिलकर के पाव भाजी बनाते थे, अगर ये मिलकर के पाव भाजी बनाते थे, अब बी छोड़ के चला गया तो वो पाव भाजी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सेम दुकान का नाम नहीं रखेगा। कैन नॉट यूज द फर्म नेम। अब बी जाकर के ABC पाव भाजी नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, वो फर्म का नाम नहीं यूज कर सकता। ABC के जो कस्टमर है बी उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो मतलब जितने भी ओल्ड कस्टमर, वही बोला ना मिसलीड द कस्टमर, मतलब कस्टमर को भड़काएगा नहीं, मतलब जो बी है वो कस्टमर को भड़का भी नहीं सकता है, और कैन नॉट कॉल द फर्म्स ओल्ड कस्टमर, और ओल्ड कस्टमर को कॉल भी नहीं कर सकता। तो जो कस्टमर जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो सेम बिजनेस चालू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कचौड़ी का बिजनेस था, चला गया, ठीक है, जाकर कहीं और कचौड़ी का दुकान खोल लिया, पर साइलेंट करो ना उसको, पर सेम दुकान का नाम यूज नहीं करेगा जो छोड़ के गया है। पुराने पुराने फर्म के जो कस्टमर है उनको मिसलीड नहीं करेगा, उनको कॉल नहीं करेगा। कैन अग्री नॉट टू कम्पीट इस बिजनेस और लिमिटेड टाइम प्लेस। पता है आप ना, जब मान लो ये A B और C, ये B छोड़ के जा रहा था, तो A और C ने B को बोला कि सुन भैया तुम ना एक साल तक पाव भाजी का बिजनेस मत करना। अगर B मान गया तब तो अच्छी बात है, B बोलता नहीं हम तो करेंगे 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 करेंगे, तब तो कर सकता है। लेकिन अगर A और C जाकर बोलता है कि सेम बिजनेस मत चालू करना, एक साल तक 2 साल तक सेम बिजनेस मत चालू करना, तो या तो सेम बिजनेस के लिए मना कर सकता है या सेम प्लेस के लिए मना कर सकता है। कि मान लो हम लोग कोलकाता के ग्रीस पार्क में बेच रहे हैं, तो तुम ग्रीस पार्क में मत खोलना, ग्रीस पार्क के 5 किलोमीटर के बाद खोलना। यही बोल रहा है, कैन अग्री नॉट टू डू कंपीटिंग द सेम बिजनेस फॉर लिमिटेड टाइम और प्लेस। जो पार्टनर जा रहा है आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जो पार्टनर जा रहा है ना, छोड़ के जा रहा है, उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भैया आप सेम बिजनेस मत करना कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, साल 1 साल 2 साल के लिए आप सेम बिजनेस मत करना, या सेम बिजनेस करना चाहते हो तो करो, पर जिस एरिया में हम लोग कर रहे हैं, मतलब A और C जिस एरिया में बिजनेस कर रहा है आप उस एरिया में बिजनेस मत करना, उसके बियॉन्ड जाके करना, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बियॉन्ड जाके करना, ठीक है। शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। If a firm uses share after the leaving without the final settlement, if a firm uses his share after leaving without the final settlement, he get the share of profit. Firm uses the property or 6% interest on his share. बोलना क्या चाहते हो? A और B छोड़ के चला गया, अगर B छोड़ के चला गया, अगर इसका फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ, जो पार्टनर छोड़ के चला गया भाई उसका कैपिटल दे दो। जो पार्टनर छोड़ के चला गया तो कैपिटल लेकर आया था, तो कैपिटल दे दो, उसका जो प्रॉफिट बनता वो प्रॉफिट दे दो। अगर A और C ने B को अगर कैपिटल नहीं देते, कैपिटल का पैसा नहीं देते हैं, प्रॉफिट का पैसा नहीं देते हैं, तो A और C फ्यूचर में जो भी कुछ कमाएंगे बिजनेस से वो B को देना पड़ेगा। इफ ए फर्म यूजेस हिज शेयर, अरे B जा रहा था ना, B जा रहा था, तो B ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, अगर मान लो B ने 5 लाख रुपया लेकर के आया था पार्टनरशिप फर्म में, B ने 5 लाख रुपया लेकर आया था, तो जब B जाएगा तो 5 लाख लेके जाएगा, बिकॉज वो जब आया था तो 5 लाख लेकर आया था।
अब वो जा रहा है तो 5 लाख लेके जाएगा, तो ए और सी बोल रहे नहीं देंगे 5 लाख, नहीं दोगे ना, तो कानून क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है सुनना, जब तक तुम उसका 5 लाख रुपया यूज करोगे तब तक तुम जो भी कमाओगे उसमें बी का हिस्सा रहेगा। ही गेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, या जितना प्रॉफिट आएगा उसका 6% का शेयर मिलेगा बी को। ठीक है। रिवोकिंग गारंटी, if a person gave guarantee to the firm, it end when there is a change in the firm unless the agreed otherwise. If a person gave guarantee to the firm, it end where there is a change in the firm. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, आ जाओ। यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है रिवोकिंग, रिवोकिंग द गारंटी, रिवोकिंग द गारंटी सेक्शन 38। अब ये रिवोकिंग द गारंटी का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। मान लो 3 पार्टनर थे, ए बी सी, तो तीनों मिलकर के बनाया था एबीसी एंड कंपनी, तीनों मिलकर क्या बनाया था, एबीसी एंड कंपनी। ए ने गारंटी दिया था, ए ने गारंटी दिया था क्रेडिटर को, ए ने गारंटी दिया था क्रेडिटर को कि अगर बी और सी पैसा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। ये बात ए ने बोला था, ये बात ए ने बोला था क्रेडिटर को कि बी और सी अगर पैसा नहीं देगा तो उसके बदले पैसा मैं दे दूंगा। और क्रेडिटर को बोला भाई तुम सामान, तुम रॉ मटेरियल देते रहो देते रहो देते रहो, कल को बी और सी पैसा नहीं देता है तो मैं गारंटी देता हूं कि सारा सारा पैसा तुमको लौटा दूंगा। ये बात किसने बोला था, ए बोला था। अब मान लेते जो सी है वो रिटायर हो गया, ये जो सी है वो रिटायर हो गया, तो सी के जगह पे डी आया। अब कंपनी का नाम, अब फर्म का नाम क्या हो गया, ए बी डी एंड कंपनी। ठीक है, तो जैसे ही पार्टनरशिप चेंज हो, क्योंकि नया पार्टनर आने के वजह से नॉर्मली लॉ यही बोलता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जो एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन थे वो खत्म हो गए। तो नया पार्टनर आने के वजह से अब जो ए का गारंटी है वो भी खत्म हो गया। अब अगर ए बी डी अगर क्रेडिटर से सामान लेकर आते हैं तो अब ए का कोई गारंटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ए ने कब गारंटी दिया था, जब सी था। जब तक ए बी सी एंड कंपनी था तब तक ए ने गारंटी दिया था क्रेडिटर को कि तुम माल भेजते रहो, कल को बी और सी नहीं देगा तो हम पैसा दे देंगे। ये बात ए ने बोला था। अब सी अगर रिटायर हो गया, उसके जगह पाया डी, तो फर्म का नाम चेंज हो गया। फर्म का नाम क्या है, एबीडी हो गया। तो जैसे फर्म का नाम चेंज हुआ, ए का दिया गया गारंटी खत्म। यही बात सेक्शन 38 बोलता है। अब अगर डी के आने के वजह से, ध्यान सुनना, अगर डी आया और ए ने फिर जाकर के क्रेडिटर को बोल दिया, ए जाकर के क्रेडिटर को फिर बोल दिया कि नहीं नहीं सी गया कोई बात नहीं, डी आया है, हम स्टिल जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं, तब तो ए को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। समझ गया मेरा बात? यही बात यहां लिखा हुआ, इफ ए पर्सन गिव गारंटी टू द फर्म, पार्टनर ने क्या किया था, गारंटी दिया था फर्म को। इट एंड, मतलब जब एक पार्टनर रिटायर हो गया तो नॉर्मली पार्टनरशिप क्या होता है, एंड होता है ना। व्हेन देयर इज ए चेंज इन द फर्म, अगर फर्म में चेंज हुआ, चेंज का मतलब क्या था, सी के जगह पे डी आ गया। जब सी के जगह पे डी आया तो पार्टनरशिप चेंज हो गई। पार्टनरशिप चेंज होने के वजह से दिया गया गारंटी भी ए का खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल में फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 पार्टनर थे एबीसी, फर्म का नाम था एबीसी एंड कंपनी। ए ने गारंटी दिया था क्रेडिटर को, बाद में सी रिटायर हो गया, तो जैसे ही सी रिटायर हुआ तो सी के जगह पे डी आया। तो जब डी आया तो फर्म का नाम अब एबीसी नहीं होगा, क्या होगा, एबीडी एंड कंपनी होगा। तो ए का दिया गया गारंटी भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर फर्म में कुछ भी चेंजेस आता है, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अगर चेंजेस आ रहा है तो मान लिया जाएगा कि दिया गया गारंटी भी खत्म। क्योंकि जब तक फर्म एबीसी था तब तक गारंटी था, अब वो एबीसी की जगह पे एबीडी हो गया तो फर्म का नाम चेंज हुआ, गारंटी भी खत्म। यही बात सेक्शन 38 बोलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में ना अपने अकाउंट्स भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कल होगा आपका नेक्स्ट क्लास अकाउंट्स, और छोटा सा एक टॉपिक बचा है आपका, कितना, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, 1 2 पेज 3 पेज का है,
नेक्स्ट क्लास में ये भी खत्म करेंगे, अपने अकाउंट्स भी चालू करेंगे, ठीक है।